Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in the class 11 sociology, that is introducing sociology. तो हम यहाँ पे इस बुक के बारे में कुछ बात कर चुके हैं. वी हैव डिस्कस अबाउट द इंट्रो. वी हैव स्टार्टेड चैप्टर 1 ऑफ दिस बुक. चैप्टर 1 हमने स्टार्ट करा था एंड आई थिंक यहाँ तक हमने फर्स्ट थीम तक बात कर ली थी. फर्स्ट थीम में हमने क्या देखा था कि देयर इज सम पर्सनल इशू, मतलब इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ें होती हैं और कुछ सोसाइटल चीज़ें होती हैं जो सबसे बिलोंग करती हैं. तो ये इंडिविजुअल वर्सेस सोशल, ये एक फैक्टर होता है विच वी नीड टू स्टडी, जो हमें पढ़ना होता है. दूसरा हम देखेंगे कि गुड जॉब जो होती है ना, उसका मतलब सबके लिए अलग अलग होता है. अभी हमने ऊपर एग्जांपल्स के थ्रू ये चीज़ें देख ली थी. तो जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, जस्ट वॉच दैट वीडियो सो दैट ये चीज़ क्लियर हो जाए आपको. And the social esteem that a particular kind of job has or does not have for an individual depend on of the culture of देखो उसके कल्चर पे डिपेंड करता है. का सिंपल सा मतलब देखते हैं. आपको पता होगा कि फॉरेन कंट्री में जनरली बच्चे को एक एज के बाद, बहुत कम एज पे ही बाहर घर से निकालना, इन द सेंस कि उसको बोल दिया जाता है कि अब खुद अर्न करो यार, अब खुद डिपेंडेंट बन, मतलब हम पे डिपेंडेंट मत रहो, बी इंडिपेंडेंट. सो द स्टूडेंट विल वर्क, ऑल्दो उन्हें गवर्नमेंट से भी वैसे वहाँ पे एक एज तक पैसे मिलते हैं, बट द स्टूडेंट विल डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क. लाइक दे विल लाइक एजुकेशन के बाद अपनी पार्ट टाइम वर्क कर रहे होते हैं, कार क्लीनिंग का काम करेंगे, एज अ वेटर वर्क करेंगे, बिकॉज द जॉब, दीज काइंड ऑफ जॉब आर नॉट लाइक डिसरिस्पेक्टफुल ओवर देयर कि अरे क्या काम कर रहा है गरीबों वाला, नहीं. लाइक कैशियर का काम कर लेंगे किसी स्टोर में. तो ये बहुत सारे मल्टीपल वर्क है दैट पीपल डू. तो दैट्स वाई उनके लिए कोई चीज़ छोटी या बड़ी नहीं है कि ये तो छोटा काम है, ये ख़राब काम है. बट इन अवर सोसाइटी, ड्यू टू द डिफरेंसेस, ड्यू टू द सोशल इनइक्वालिटी, दिस थिंग्स आर देयर. तो हमारे यहाँ पे अगर कोई बच्चा, लाइक कॉलेज गोइंग बच्चा है, एक नॉर्मल फैमिली का, अच्छी फैमिली का, जो अच्छा अर्न कर लेती है फैमिली, इफ़ इन द मॉर्निंग द चाइल्ड इज़ क्लीनिंग द कार, तो बड़ा बैग टैबू हो जाएगा. अगर वो किसी मतलब होटल में एज अ वेटर वर्क कर रहा है तो वो बहुत बड़ा टैबू हो जाएगा. दैट विल बी अ बिगेस्ट प्रॉब्लम. तो ये लाइन आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि अच्छी जॉब, वैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही जॉब है, ठीक है, हायर लेवल की भी जॉब्स होती है, बट एक कल्चर के अकॉर्डिंग जॉब वेरी करती है, ठीक है. अच्छा, नाइट शिफ्ट जब इंट्रोड्यूस हुई थी तब देखो, अगर गर्ल्स नाइट शिफ्ट करती थी इंडिया में भी, आज भी वैसे तो इतना नॉर्मलाइज नहीं हुआ ये गर्ल्स के लिए. सेफ्टी इशू, आने जाने का इशू, सोसाइटल प्रेशर, पीपल विल नॉट थिंक यार कि ये जॉब ही कर रही हैं. लोगों को कहाँ समझ में आता है कि शिफ्ट अलग है, बाहर का काम करना है और कंपनी में जाना है तो करना पड़ेगा इस तरीके से शिफ्टिंग, हम शिफ्ट वाला रोटेशन हमें. तो यही चीज़ें हैं कि जो आपकी रिलेवेंट सोसाइटी है जिससे आप बिलोंग करते हो, कई बार आपकी जॉब जो है उस पर भी डिपेंड करती है. तो क्या बोल रहा है, डज इट मीन द सोसाइटी जिससे इंडिविजुअल बिलोंग करता है, मतलब वो सोसाइटी रिलेवेंट है जिससे मैं बिलोंग करती हूँ, या फिर आपका आसपास जो नेबरहुड है, या फिर कम्युनिटी. मतलब ये रिलेवेंट सोसाइटी में किसको डालोगे आप, अपनी फैमिली को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, जिन 4 लोगों की नज़र आप पे टिकी रहती है उनको, समाज को, किस लोगों को हम इस रिलेवेंट सोसाइटी में काउंट करेंगे. तो यही चीज़ें हैं. कोई प्रोफेशनल सर्कल है पेरेंट्स का, तो ये भी एक इशू है. पहले तो प्रॉब्लम आई इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटल, फिर दूसरी प्रॉब्लम आई, ये चैप्टर जो है वो देखता है कि मॉडर्न टाइम में किस तरीके से इंडिविजुअल जो है वो एक से ज़्यादा सोसाइटी से बिलोंग करता है. अच्छा, एक तो आप अपनी फैमिली का पार्ट हो, राइट, यू आर लाइक पार्ट ऑफ योर फैमिली. फिर फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल जा रहे हो तो यू आर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, और यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, और यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, वहाँ उस सोसाइटी का भी पार्ट हो. प्लस फॉर एग्जाम्पल मान लो आप जिम जा रहे हो तो यू बिलोंग टू दैट ग्रुप ऑल्सो. तो एक इंडिविजुअल एक टाइम पे मल्टीपल सोसाइटी, मल्टीपल ग्रुप का पार्ट हो सकता है. तीसरा क्या थीम है इस चैप्टर का जो आप पढ़ोगे, पहले सारी थीम बताई गई है एग्जाम्पल लेके, फिर एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी स्टार्ट की जाएंगी. थर्ड, ये चैप्टर इंट्रोड्यूस करता है कि सोशोलॉजी जो है वो एक सिस्टमैटिक स्टडी है सोसाइटी की. इनिशियली मैंने आपको मीनिंग बताया ही था, जो कि फिलोसफिकल और रिलीजियस रिफ्लेक्शन से अलग है, और हम जो कॉमन सेंस फॉर्म में ऑब्जर्वेशन करते हैं सोसाइटी के बारे में, उससे भी ये चीज़ें अलग हैं. तो ये बताया कि सोशोलॉजी है क्या, इट इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी. व्हाट इज़ द फोर्थ थिंग दैट वी हैव, और नंबर फोर्थ वी हैव कि सोसाइटी को जो पढ़ना है, इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड वी लुक बैक हिस्टोरिकली एट द इंटेलेक्चुअल आइडियाज़. मतलब अगर आपको सोशोलॉजी को पढ़ना है ना, तो फ्रॉम द स्टार्टिंग एवोल्यूशन कैसे हुआ, चीज़ें यहाँ तक कैसे पहुँची, कास्ट सिस्टम क्या था, किस तरीके से वो आगे ट्रांसफॉर्म होकर इस तरीके से आया. सो जस्ट लुक इन टू दैट मैटर.
ये सारी चीज़ें एवोल्यूशन पे वर्क करो कि किस तरीके से वो एज अ सब्जेक्ट बॉर्न हुआ और वो धीरे धीरे आगे ग्रो हुआ। जैसे मैंने बताया था एज अ सब्जेक्ट सोशियोलॉजी काफ़ी बाद में 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी वाले टाइम में जब फ्रेंच रिवोल्यूशन आया है तब ये आया है। ऐसा तो इसका मतलब क्या है, सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती थी क्या? लोग नहीं थे क्या? फैमिली नहीं थी क्या? मैरिजेस नहीं थे क्या? ग्रुप नहीं थे? नो, एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन ये सब आप अलग अलग सब्जेक्ट में कहीं ना कुछ पढ़ते थे। इसको सेपरेट सब्जेक्ट नहीं बनाया गया था जैसे आज आप पढ़ रहे हो। सेपरेट सब्जेक्ट बना दिया गया तो ये एज अ सब्जेक्ट इवॉल्व हो गया। बट इस सोसाइटी तो जब से ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट कर रहे हैं, 4 लोग हैं, तब से एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो आइडियाज़ हैं मटेरियल डेवलपमेंट, वो मेनली वेस्टर्न, मटेरियल मतलब थिंग्स को डेवलप करना। मटेरियल होता है द थिंग दैट यू कैन सी, जो टेंजिबल चीज़ें हैं, विद ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस। 5th क्या देखोगे आप? देखोगे ग्लोबल एस्पेक्ट पे, ग्लोबल एस्पेक्ट एंड द मैनर विच सोशियोलॉजी इमर्ज इन इंडिया। इंडिया में तो इमर्ज हुई नहीं थी, मैंने बोला फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे इमर्ज हुई है ये। तो किस तरीके से ये इंडिया में इमर्ज हुई, बाहर से रिफ्लेक्ट होते होते इंडिया में किस तरीके से ये कंसेप्ट आया कि वी नीड टू स्टडी दिस सेपरेटली। तो ये चीज़ है ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इसको एज अ ये जो एज अ डिसिप्लिन है, एज अ सब्जेक्ट ही कैसे स्टार्ट हुआ, इसलिए इसकी हिस्ट्री समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका स्कोप क्या है और बाकी सब्जेक्ट से ये किस तरीके से लिंक है ये भी हम देखेंगे। ये धीरे धीरे इस चैप्टर और आने वाले चैप्टर में पूरी बुक में आप ये सब कहानियाँ पढ़ोगे, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी कि कैसे इंडिया में इमरजेंस हुआ, कैसे ये बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ऑल ऑफ दिस थिंग विल कवर। सो आई होप ये थीम हमें समझ में आ गई होगी, व्हाट इज़ द थिंग दैट वी नीड टू कवर। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड हमारा पार्ट जो स्टार्ट हो जाता है वो हो जाता है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन वाला पार्ट। तो इसको भी कवर कर लेते हैं इस पार्ट में। नाम से क्या समझ में आ रहा है? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन मतलब थॉट प्रोसेस दैट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड। हम इमेजिन कर रहे हैं कोई चीज़। अच्छा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कंसेप्ट दिया था एक सोशियोलॉजिस्ट है सी राइट मिल्स। तो अगर MCQ में भी आती हैं देखो चीज़ें, तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का कंसेप्ट किसने दिया था? सी राइट मिल्स ने दिया था। तो यहाँ पे हम बात करना स्टार्ट करते हैं। सी राइट मिल्स ने ये कंसेप्ट दिया सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का कि किस तरीके से पर्सनल और पब्लिक जो है वो आपस में रिलेट करते हैं। पहला इशू याद करो, कोई चीज़ पर्सनल इंडिविजुअल से बिलोंग करती है और पब्लिक विच इज़ रिलेटेड टू ऑल। तो सोशियोलॉजिकल जो इमेजिनेशन है, व्हाट डज इट डू? It enables us to grasp history and biography and the relationship between the two within the society। किस तरीके से कोई चीज़, जैसे मैंने बताया आप इंडिविजुअल हो तो आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, आप किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आप उस ग्रुप का पार्ट बन गए ना। कुछ बेसिक कस्टम चलते हैं, कुछ बेसिक रिचुअल्स फॉलो होते हैं। कहा जाता है इफ़ यू बिलोंग टू दिस थिंग, तो ये आपको वैल्यूज़, रिचुअल्स ये सब फॉलो करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ रहे हैं? बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, यू आर द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है, so yeah, that is its task and promise. Perhaps the most fruitful distinction with the sociological imagination work is between the personal trouble and the public issue of the social structure। कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं, कुछ ट्रबल। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँ तो वो क्या पूरे समाज के लिए परेशानी है? या मैं कहीं जा रही हूँ, मैं गिर जाऊँ, मेरे चोट लग जाए तो क्या वो पूरे समाज के लिए परेशानी है? नो, इट इज़ द इशू फॉर मी एंड सम एक एक्सटेंट तक मेरी फैमिली का इशू है। इट इज़ नॉट द इशू ऑफ मेरे नेबरहुड, इट इज़ नॉट द इशू ऑफ मेरा रिलीजन, इट इज़ नॉट द इशू ऑफ मेरी कम्युनिटी। बट हाँ, अगर रिलीजन को लेके कोई रूल चेंज करा जा रहा है, बात की जा रही है कि इस रिलीजन में ये चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाएगी, इस कास्ट को लेके ये रूल लाया जा रहा है, या फिर एजुकेशन में ये चेंजेस आ रहे हैं, तो वो पूरे स्टूडेंट्स के लिए इम्पैक्टफुल चीज़ है, उनको सबको इम्पैक्ट करेगी। तो या देन वो एक पब्लिक इशू बन जाएगा, देन इट विल बी अ पब्लिक मैटर, तब वो एक पब्लिक मैटर रहेगा। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि जो ट्रबल्स होती हैं, अगर वो इंडिविजुअल और उसके इमीडिएट रिलेशन में है, जैसे मुझे कुछ हुआ तो मेरी जस्ट फैमिली पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना उस चीज़ का। तो जो इंडिविजुअल और उसके इमीडिएट रिलेशन के बीच में, दैट इज़ द इंडिविजुअल इशू, और उनको उसके साथ क्या करना पड़ता है? सेल्फ डील करना पड़ता है, प्लस वो लिमिटेड होता है, राइट। बाकी जो आपका पब्लिक हो गया वो सब पे इम्पैक्ट डालेगा। Issues have to do with matter that transited local environment of individual and the range of his inner life. The fact of the contemporary history are also fact about the success and the failure of individual man and woman। वो आपके इंडिविजुअल चीज़ों पे डिपेंड करेगी। और जब सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होने लगी, एक जो किसान था वो वर्कर बन गया। अब भैया खेती में थोड़ी लगे रहेंगे, काम है तो वहाँ चले गए लोग।
फ्यूडल लॉर्ड जो थे वो अब धीरे धीरे सिस्टम ख़त्म हो गया, अब वो लोग बिजनेस करने लगे। तो जिस तरीके से क्लास जो है वो या तो इंक्रीजेज मतलब बढ़ती है या कम होती हैं, तो इंडिविजुअल के पास एम्प्लॉयमेंट आती है या फिर उसकी एम्प्लॉयमेंट चली जाती है। जैसे जैसे देखो इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जाएगी, तो इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं, इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आती हैं। इंडस्ट्री स्टैब्लिश होंगी तो लोगों को काम मिलेगा। हो सकता है दूसरे दूसरे सेक्टर के लोग जो पहले, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, आई होप आप लोगों ने सुना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करें, क्या करें, क्योंकि कोई और काम भी तो नहीं है। प्रोडक्शन चाहे 100 यूनिट रहे, लेकिन करना तो हमें वही पड़ेगा। नाम तो हो कि काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्री आई तो पीपल शिफ्ट टू दिस प्लेस। तो ये प्रॉब्लम वाली जो सिचुएशन थी ये थोड़ी ठीक हुई। एक्स्ट्रा जो लोग थे जिनके होने ना होने से प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, दे शिफ्टेड टू डू द अदर काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये चीज़ थी, ये ध्यान रखना है। अब आपको समझ में आ गया होगा इंडिविजुअल इशू और पर्सनल इशू क्या होता है। इंडिविजुअल और पब्लिक, सॉरी, तो इट इज़ रिलेटेड टू द पर्सन, आप लिख चाहो तो लिख सकते हो। Individual person and the immediate family, it is related, it impact the whole society as a whole. Its scope is limited, its scope is wide. Its scope is limited, its scope is wide. ये चीज़ लिखनी है यहाँ पे जो है। इसका जो एक तरीके से एरिया होता है, या लिमिटेड और ब्रॉड तो हमने लिख ही लिया है। या द गवर्नमेंट इज़ नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व, या गवर्नमेंट जो है वो इंडिविजुअल के लिए, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए पॉलिसी बनाती नहीं है, उतना एक्टिवली नहीं लुक आफ्टर करती है। बट इफ इट इज़ अ पब्लिक इशू देन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट रूल्स दैट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्लियर? सो आई होप ये समझ में आया होगा। बट अब ये जो छोटा सा बॉक्स है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि बॉक्स से भी क्वेश्चन आते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद सेकेंड जो है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इंदिरा आवास योजना जो था, आवास मतलब घर, योजना मतलब प्लान, मतलब आप लोगों को घर देने की प्लानिंग कर रहे हो। ये जो था 1999 से 2000 में ऑपरेशनलाइज हुआ, मतलब ये प्लान आपने गवर्नमेंट प्रोग्राम था जो आपने स्टार्ट करा। ये स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MORD, HUDCO हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट हाउस कंस्ट्रक्ट कराओगे पुअर के लिए और उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है। सो दिस इज़ टू प्रोवाइड द शेल्टर। 1999 से 2000 में ऑपरेशनलाइज हुआ। दो ग्रुप इन्वॉल्व थे, दो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये चीज़ है, इसके बारे में इतना याद रखना है। डन? अच्छा, इससे पर्सनल और प्रॉब्लम और पब्लिक इशू क्या आ रहे थे, अच्छा इस पर भी बात कर लो। पर्सनल प्रॉब्लम थी भाई उनकी हेल्थ नहीं, मतलब वो लोग घर पे नहीं रह पा रहे थे, घर पे नहीं रह पा रहे थे तो ग्रो नहीं कर पा रहे थे, अर्न नहीं कर पा रहे थे। सोसाइटल प्रॉब्लम क्या थी, ये सोसाइटी की ग्रोथ में भी रुकावट डाल रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक बाद में बताऊंगी, अभी तो इसी पे बात करते हैं। इनको घर नहीं मिल रहा है, इससे सोसाइटल प्रॉब्लम क्या हो रही है भैया, ग्रो नहीं कर पाओगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सोशल इशू। पॉवर्टी रहेगी, ये भी एक सोशल इशू है। हेल्थ इम्पैक्ट रहेगी एज अ मेजॉरिटी सबकी, तो वो इकोनॉमी के लिए बैड इंडिकेटर हैं ये सब। पर्सनल इशू तो है ही उनका, लेकिन ये इकोनॉमिक इशू भी है, ये पब्लिक इशू भी है, बिकॉज इट इम्पैक्ट द इकोनॉमी एज अ होल। क्लियर? सो आई होप ये फर्स्ट पूरा अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आ रही हैं चीज़ें तो डू मेंशन दैट, इफ़ कोई प्रॉब्लम है देन ऑल्सो यू कैन मेंशन दैट टू मी। रेस्ट थर्ड हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, अभी इसमें है हमारे पास चीज़ें, ये चार्ट और ये सब इमेजेस भी पढ़नी है। थर्ड फोर्थ में इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी है एंड फिफ्थ में सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज है। ये 5 थीम बताई गई थी कि हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। या एक और यहाँ पे पार्ट है हमारा, या तो अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है यार, अभी लेगा 2-4 वीडियो तो और ज़्यादा ही ले लेगा बल्कि, क्योंकि काफ़ी कुछ है। देयर इज़ अ लॉट टू कवर इन दिस, देयर इज़ अ लॉट टू कवर इन दिस। सो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अभी तो बहुत सारी क्लासेस लेनी पड़ेंगी इस पर्टिकुलर चैप्टर पे, ठीक है, बहुत सारी क्लासेस लेनी पड़ेंगी इस चैप्टर पे। सो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इन केस कोई डाउट है देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।